असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर आज हमला हुआ। ओवैसी दरअसल मेरठ में थे। ये देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये जो सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है वो आप देख रहे हैं। ये शख्स आप देख रहे हैं, ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाला शख्स लाल घेरे में दिखा रहा हूं, सफेद जैकेट में है, हाथ में बंदूक ली हुई है और इसने फायरिंग की। बताया गया 4 राउंड फायरिंग की है इसने और उसके बाद ये वहां से फरार हो गया। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई है। अब जरा ओवैसी की दूसरी तस्वीरें मैं दिखाऊं, गाड़ी की तस्वीर में दिखाऊं। ये वो तस्वीरें हैं ओवैसी का काफिला। उसके बाद वहां रुका, अफरा तफरी मच गई और इस काफिले में जो लोग वहां मौजूद थे उनके हाथ वो बंदूक भी लगी जिससे फायरिंग की गई थी। तीसरी तस्वीर में जल्दी से दिखाऊंगा, वहां जो लोग मौजूद थे उनमें बहस हुई। ओवैसी के कार्यकर्ता भी थे। उस पिस्टल की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे ओवैसी पे फायरिंग की गई है। वो पिस्टल, इससे ओवैसी पर हमला किया गया। पुलिस ने ये पिस्टल बरामद कर ली है। इसके बाद अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वहां ओवैसी की पार्टी के एमआईएम के कार्यकर्ता थे। ओवैसी ने इस वीडियो को जारी किया है। वो पिस्टल भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पिस्टल आप देख रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, ओवैसी पर कैसे हमला हुआ और ओवैसी ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाऊंगा। देखिए जरा ओवैसी कहां थे। ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ जब वो मेरठ से दिल्ली के लिए आ रहे थे। 3 से 4 लोगों ने हमला किया। ओवैसी का ऐसा कहना है करीब 4 फायर किए गए उन्होंने कहा और गोलीबारी से उनकी गाड़ी पंचर हो गई। कार के गेट पर गोली के निशान भी हैं। गाजियाबाद के पास ये फायरिंग की गई। दिल्ली लौट रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। आइए मैं आपको सुनवाता हूं ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं इस हमले पर, जरा सुनिए। देखिए, जो कुछ आज हुआ है मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं कि आपको बता चुका हूं। मैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी डिमांड करते हैं। ये हमारी जान लेने के और हमारे अटेम्प्ट हमारे को जान से मारने के लिए किया गया, रेकी किया गया, पूरा प्लान बनाया गया। इनके पीछे कौन है, किसने इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की, ये सरकार, दोनों सरकारों का काम है। आप देखते हैं कि सरकार अपनी पूरी माइट को इस्तेमाल करेगा, नहीं करेगा। अब ये मोदी और योगी सरकार के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, वरना अगर नहीं करवाएंगे तो याद रखिए अगर पूरे मुल्क में अनार्की फैल जाएगी। एक एमपी के ऊपर, एक पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर जिसके 80-90 कैंडिडेट चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, उस पर आप हमला करते हैं तो यकीनन इसके पीछे बहुत ताकतें हैं। आपको लगता है कौन हो सकता है इन सब सारी चीजों के पीछे? ये मुझे नहीं मालूम कौन है, मगर हमको धमकियां मिलती हैं। गुड़गांव में नहीं, गाजियाबाद में कोई सेना के कहा था कि गर्दन काट दो, मीडिया ने रिपोर्ट किया था। फिर अभी हमको मीडिया के लोगों ने बताया कि प्रयागराज धर्म संसद वहां पर हर महाशय ने हमको गाली दी, मारने के लिए कहा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी के बोल पर दरअसल बवाल हो गया। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि राहुल गांधी को बहुत महंगा पड़ गया। उन्हें इल्म भी नहीं रहा होगा कि उनका संसद में बोलना, उन्हें लग रहा था कि शायद इसके बाद उनकी पीठ थपथपाई जाएगी, लेकिन राहुल ने ऐसा क्या कह दिया कि राहुल गांधी पर चारों तरफ से बॉम्बार्डमेंट शुरू हो गया। देखिए जरा कैसी जुबानी बमबारी हुई राहुल पर। राहुल ने कल पार्लियामेंट में बोलते हुए बोला, न्यायपालिका यानी कि अदालत और इलेक्शन कमीशन की आवाज दबाने का साधन बन गई है। सोचिए जरा, राहुल कह रहे हैं न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन आवाज दबाने का साधन हो गई है। राहुल ने कहा संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा विपक्षी नेताओं की जासूसी कराई जा रही है और देश में राजा का विचार वापस आ गया है। लेकिन राहुल को जवाब दिया कानून मंत्री ने। राहुल गांधी के बयान की निंदा करता हूं। उन्होंने कहा न्यायपालिका चुनाव आयोग से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल पहले युवराज की तरह व्यवहार करते थे, अब उन्हें लगता है कि भारत के राजा है। राहुल ने कहा गणतंत्र दिवस पर मेहमान नहीं आते, देश पूरी तरह से घिरा हुआ है, दुनिया में हम अलग थलग पड़ गए हैं। इस पर खुद विदेश मंत्री ने जवाब दिया। राहुल को पता नहीं अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की वजह से 5 देशों के राष्ट्रपति नहीं आए। 27 जनवरी को डिजिटल शिखर सम्मेलन हुआ। राहुल गांधी ने कहा भारत राज्यों का संघ है, यहां राजतंत्र नहीं है।